टू दीपवंश एंड महावंश, अकॉर्डिंग टू दीपवंश एंड महावंश यहाँ पे कुछ बात बताई गई है इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन द पाटलिपुत्रा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अशोका। तो थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पीरियड में हुई थी। द चेयरपर्सन ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज मोगलीपुत्र तिष्या। मोगलीपुत्र जो तिष्य थे वो चेयरपर्सन थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी और उसका अशोक के टाइम पीरियड में जो कि मौर्यन किंग था। फेमस बुद्धिस्ट मेंडिकेट्स, द फेमस बुद्धिस्ट मेंडिकेट वही मोगलीपुत्र तिष्य के बारे में बात की गई है। अशोकन इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब वेट, ये क्या हो रहा है? अशोकन इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द अशोका प्रॉपरली। तो अशोक के बारे में जो हमें प्रॉपर जानकारी मिलती है वो उनके इंस्क्रिप्शन में ही मिलती है, और जिसको कि 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला रॉक इंस्क्रिप्शन, पेट्रोग्राफ, रॉक इंस्क्रिप्शन, देन द अदर one is column inscription, and third one is cave inscription. Okay, now we will see about all this inscription in detail. Now the thing is rock inscription is the group of 14 various inscription in which were found at 8 different places, है ना। तो जो रॉक इंस्क्रिप्शन है ना उसको 14 इंस्क्रिप्शनों में 14 वेरियस काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन में डिवाइड किया गया है, जो कि टोटल 8 प्लेस से मिलते हैं, जिसमें शहबाजगढ़ी हो गया, मानशेरा हो गया, कलसी, गिरनार, धुलई, ये सब जगहें हो गई हैं। ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वर रिटन इन द प्रकृति लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। Only 2 inscription, Shahbazgadi and Manshehra, and these 2 inscription is important for only that kind. Okay, Shahbazgadi and Manshehra are Kharoshti script, are in the Kharoshti script. तो यहाँ पे हमें क्या बात पता चलती है कि जो अशोक है ना उसके मोस्ट जो इंस्क्रिप्शन थे वो प्रकृति और ब्राह्मी, मतलब प्रकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। बट यहाँ पे ओनली 2 इंस्क्रिप्शन ऐसा है जिसमें शहबाजगढ़ी है और मानसेरा है, जो कि खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। 1 रून्ड इंस्क्रिप्शन रिटेन इन आर्मेइक स्क्रिप्ट इज फाउंड फ्रॉम द तक्षशिला। ओनली 1 इज दैट काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन विच इज रिटेन इन द आर्मेइक स्क्रिप्ट। ओके, सेरेकौना कंधार इंस्क्रिप्शन इज इन द बाइलिंगुअल ग्रीक अर्मेइक स्क्रिप्ट। ओके, तो जो सेरेकौना इंस्क्रिप्शन है जिसको कांधार इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है वो बाइलिंगुअल में लिखा गया है ना, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन में उसको राइट डाउन किया गया। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अशोक के रिगार्डिंग। अशोका बिल्ड द फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ही इस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स, पब्लिक गार्डन फॉर द ग्रोइंग ऑफ द मेडिकल हर्ब्स एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज डिगिंग ऑफ वेल एंड पेंटिंग ऑफ ट्री फॉर शेड एंड प्लांटिंग ऑफ ट्री फॉर शेड। ये जो ह्यूमैनिटी वाले काम होते हैं ना, जो अच्छे काम होते हैं, जो वेल बींग के लिए होते हैं, वो सब अशोका ने किया था। तो अगर अशोका को रिगार्ड करके कोई भी ऐसा पॉइंट आए, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आए कि डिड अशोका प्लांट ट्रीज एंड एस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स, पब्लिक गार्डन वेल वगैरह, ये सब चीज़ें आए तो उसमें सब में हाँ ही मारना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अशोक साहब ने की हुई हैं। आगे हम देखते हैं जो आगे उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। श्रीलंका वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द Ashoka's territory. Sri Lanka was not the part of the Ashoka's territory. Second inscription of Ashoka clarify that Chola Pandya, Satyaputta, Keralaputta and Tamraparni Sri Lanka were not the part of the Mauryan region, है ना। श्रीलंका वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द मौर्यन रीजन, पहले तो ये एक स्टेटमेंट है, यही याद कर लीजिए।
और इसको डिफाइन करता है सेकेंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, क्लियरिफाई करता है कि चोला पांड्या जो क्षेत्र था और उसके बाद जो सत्यापुत्ता, केरला पुत्ता एंड द तमरापारनी, श्रीलंका में ये सब जो पार्ट थे वो मौर्यन रीजन के पार्ट नहीं थे। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द, दे वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द मौर्यन रीजन। दैट्स वाई दे वर कॉल्ड एज स्टेट, इसलिए इनको एज स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इन फ्यूचर, हालांकि अभी तक आया नहीं है बट फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मौर्यन डायनेस्टी के एज स्टेट कौन कौन से थे, तो आप चोल, पांड्य, केरला, श्रीलंका इन सब चीज़ों को रख सकते हैं। सम ऑफ द नेम ऑफ द ऑफिशियल वर फाउंड फ्रॉम द एडिक्ट ऑफ द अशोका विच आर मेंशन्ड बिलो। कुछ नाम हैं, कुछ उनके ऐसे ऑफिशियल्स थे जो कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अपना बहुत ज़्यादा योगदान देते थे और मतलब की पर्सनालिटीज़ थे उसमें देखते हैं। युक्ता एक ऑफिशियल था जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल था, हु यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू को कलेक्ट करता। किसी भी टाइम पीरियड में किसी भी क्षेत्र में रेवेन्यू कलेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो उसका नाम तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि इसी से फिर पूरे राज्य की क्या हिस्ट्री होगी और उसका क्या ट्रेड होगा, उसका क्या पोजीशन होगा, ये सब चीज़ें, वो कितना पेट्रोन करेगा, वो किस चीज़ पे खर्च करेगा, वो कितने युद्ध लड़ेगा, वो सब चीज़ डिपेंड करता है पैसे पे, है ना। चलिए, युक्ता, तो युक्ता क्या है? युक्ता डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल था जो कि कलेक्ट करता था रेवेन्यू। नेक्स्ट वन इज राजुका इज द कैटेगरी ऑफ द ऑफिशियल इन द रूरल एरिया। ही वॉज द रूरल एरिया ऑफिशियल्स वर्क एज द सर्वेयर। ये जो राजुका था ना, वो सर्वे करता था। नेक्स्ट है, और रूरल एरिया से बिलोंग करता था। नेक्स्ट है प्रादेशिका टॉप ऑफिशियल ऑफ द डिवीजन का, एक क्षेत्र को डिवीजन में बांटा जाता है, तो डिवीजन का टॉप ऑफिशियल था। ही कैन बी कंपेयर्ड विथ द करेंट डिविजनल कमिश्नर, है ना। तो प्रादेशिका ऐसा होता था जो कि करेंट डिविजनल कमिश्नर जो होते हैं उनसे इनका कंपैरिजन किया जा सकता है। और ये परफॉर्म करता था जुडिशियल वर्क को परफॉर्म करता था। कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट was called as the सार्थवा which is described in the अष्टशास्त्रा by कौटिल्य, है ना। तो कॉन्वे ऑफ मर्चेंट को सार्थवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्थवा कहा जाता था, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज सारनाथ पिलर के बारे में देखते हैं। सारनाथ बनारस से कौन कौन लोग इसको देख रहे हैं, या कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका होम टाउन वाराणसी है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, चलिए, तो सारनाथ पिलर और किसने किसने देखा है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द हमारा क्या है, ये हमारे देश की भी अभी बहुत पहले से ही बहुत इम्पोर्टेंट एक एम्बल के रूप में यूज किया जाता है, तो इसको देखना तो बनता है ना। सारनाथ पिलर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अशोका। ऑन टॉप ऑफ दिस पिलर शेप ऑफ द लायन, व्हाट द शेप ऑफ द लायन इज बुइल्ड विच वॉज सिंबल ऑफ द पावर। ओके, सारनाथ पिलर को अशोक ने कंस्ट्रक्ट कराया था, द ग्रेट अशोका ने कंस्ट्रक्ट कराया था, जिसके टॉप पे एक लायन बुइल्ड है और जो कि वो सिंबल है पावर का। दिस रेप्लिका इज टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज इट्स नेशनल एम्बल। मैं इसी की बात कर रही थी। दीज पिलर आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मौर्यन आर्किटेक्चर। देखो, मौर्यन आर्किटेक्चर के नाम पे हमारे पास जो है चीज़ है ना, वो पिलर्स ही हैं, क्योंकि इस टाइम के हमें कोई भी ऐसे महल और कुछ ऐसा चीज़ मिला नहीं है। और एक डैम की बात कही गई है, वो डैम सपोज किया जाता है कि ये होगा वो होगा, बट उसका एग्जैक्ट मेंशन हमें नहीं मिला है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट कराया था। उसके जो प्रोविजनल ऑफिसर था, उसका जो पुष्यगुप्त, उसने कराया था, बट उसका एग्जैक्ट डेस्टिनेशन हमें पता नहीं है। और जो अशोकन थे, तो उसके बाद बिंदुसार ने क्या कंस्ट्रक्ट कराया था, उसने मतलब कुछ वेल्स वगैरह बनवाए थे, कुछ इरिगेशन के लिए काम किया था, बट उसके भी हमें फिर से वही है कि हमें फिर से कुछ भी ऐसे क्लियर एविडेंस नहीं मिलते हैं। बट अशोक के टाइम में जितने भी पिलर्स हैं, ये हमें क्लियर एविडेंस मिलते हैं, और ये हमें मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी एंड दिस काइंड ऑफ द आर्किटेक्चर वॉज देयर ऑन द टाइम ऑफ द
इन द टाइम ऑफ द अशोकन पीरियड. नेक्स्ट चलिए, in 1837 James Prinsep become the first scholar. James Prinsep become the first scholar who decipher Ashokan inscription, Brahmi script, edict of Brahmi script, mentioned a king देवानाम पिय, है ना. तो जो जेम्स प्रिंसेप साहब थे उन्होंने 1837 में पहली बार अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उसको डेसिफर किया था, और जिसमें कि अशोका का नाम कैसे मेंशन हुआ था, किंग देवानाम पिय. कैसे मेंशन हुआ था, किंग देवानाम पिय. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. पियदर्शी देवानाम पियदर्शी विच प्रिंसेप initial assume was the Sri Lankan king. Okay, next देखते हैं. later the fact was related that according to Singhali Divyavadan and Deepavansam and Mahavansam, the subsequent was used for Ashoka. तो बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो देवानाम पियदर्शी, पहले इन लोग ने सोचा ना कि ऐसा श्रीलंका के किसी किंग और वगैरह के लिए, बट श्रीलंकन जो एविडेंस थे उसने प्रूव किया कि नहीं भाई, ये जो है ना ये अशोक के लिए यूज होता है ये नाम. चलिए आगे देखते हैं. मोटा मोटी हमें यही समझना है कि देवानाम पियदर्शी, देवानाम पियतिश, देवानाम पिय, देवानाम प्रिय, ये सब जो पॉइंट है ये सब अशोका के लिए ही यूज हुए हैं, चाहे वो कहीं भी मिले, है ना. नेक्स्ट देखिए. एट लास्ट इन 1915 मास्की इंस्क्रिप्शन कर्नाटका. पहले तो ये याद रखना कि मास्की इंस्क्रिप्शन है कहाँ, कर्नाटका में. फाइनलाइज द नेम ऑफ अशोका, है ना. finalized the name of Ashoka. The Maski inscription is the only one inscription जहाँ पे अशोक का नाम अशोक मेंशन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना. मास्की इंस्क्रिप्शन कहाँ है, कर्नाटका में है. किस लैंग्वेज में है ये भी आप याद रखिएगा कि किस लैंग्वेज में है, और उस पे पहली बार, और मतलब फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं कि उस फर्स्ट टाइम क्या मतलब वही एक सिंगल ऐसा एविडेंस है जहाँ पे अशोका नाम मेंशन है, नहीं तो हर जगह देवानाम पिय यही सब मेंशन है ना. खरोष्टी इंस्क्रिप्शन वाज रिटेन, वेट अ मिनट, ओके. Kharoshti script was written from right to left in ancient India. It is mainly the script of Northwest India, है ना. तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में खरोष्टी लिपि जो स्क्रिप्ट थी उसको लिखा जाता था, ये पता है क्योंकि अफ़गानिस्तान वगैरह में ये सारी चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है, तो वो नॉर्थ वेस्ट में ही है. तो ऐसे भी हमें याद रखना है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि खरोष्टी लिपि जो है वो किधर से किधर लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, बट खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट. अच्छा, करंट में ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है, ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके कमेंट में बताइएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अशोका विजिटेड लुम्बिनी आफ्टर 20 ईयर हिज कोरोनेशन. अशोका लुम्बिनी विजिट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, मल्टीपल टाइम आस्किंग द क्वेश्चन. ओके, टू मेक द बर्थ प्लेस ऑफ to mark the birthplace of Buddha, the pillar of Rumman Devi was erected along with the some sacred stone structure. Okay, तो अशोका अपने जो कोरोनेशन है उसके 20 साल बाद लुम्बिनी विजिट करते हैं कि वो बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है उसको मार्क करना चाहते हैं, और जो वहाँ पे जो पिलर मिलता है ना उसको रुम्मन देवी पिलर कहा जाता है. तो वो भी याद रखिएगा कि रुम्मन देवी पिलर कहाँ से मिलता है, अशोका कहाँ से मिलता है, लुम्बिनी से मिलता है. किसके टाइम पीरियड का है, अशोक के टाइम पीरियड का है. किसको मार्क करता है, बुद्ध के, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बर्थ प्लेस को रिमार्क करता है. ही एग्जेम्प्टेड रिलीजियस टैक्स on Lumbini as it was birthplace of Buddha and reduced the rate of land revenue from 16 to 18, है ना.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको लगेगा कि अरे वाह अशोक कितना महान था, उसने तो रिड्यूस कर दिया, बट उसने रिड्यूस ही किया। वो चाहता तो ख़त्म कर देता, लेकिन उसने ख़त्म नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली किंग इज़ ऑलवेज किंग। दे थिंक लाइक ओनली कि सिर्फ उनके राज्य में बेनिफिट हो, ऐसा वो सोचते हैं। He exempt religious tax on Lumbini as it was birthplace of Buddha and reduced the rate of land revenue from 1/6 to 1/8. From 1/6 to 1/8. Okay, this is the thing जो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या बात है। द नेम ऑफ अशोका is mentioned in Gujjara Minor Rock. The name of Ashoka is mentioned in Gujjara Minor Rock edict located in Datia district, Madhya Pradesh. It was laid at the main road through Ujjain Bharuch. इसको जानने की ज़रूरत नहीं, इतना ही जानो कि अशोका नाम मेंशन है गुज्जर माइनर रॉक एडिक्ट में, जो कि दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट